स्टार्ट करते हैं हम प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। ठीक है, प्लास्टरिंग आप सब जानते हैं, जब हम वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर हमको कोई सरफेस को स्मूथ बनाना है, उनको फिनिश करना है, तो हम क्या चीज़ करते हैं, हमारी प्लास्टरिंग करते हैं। बेसिकली ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरह से हम प्लास्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से करने का हमारा मोटो सिर्फ ये रहता है कि हमारा जो वॉल है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ ले ले अपने मोटे वाले माल से, और बारीक माल से वो अपन फिनिशिंग करने में हमको ईज रहे, मतलब ईजी रहे। ठीक है, तो देखते हैं। प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ सरफेस ऑफ वॉल, कॉलम, सीलिंग एक्सेट्रास। अपनी रफ सरफेस को कवर करने के लिए हम काय का उपयोग करते हैं, प्लास्टरिंग का। कहाँ पर? वॉल्स में, कॉलम में, सीलिंग में, मतलब छतों में, और बाकी और भी बहुत सारी जगह पर। विथ अ कोट ऑफ मोटार, द टर्म प्लास्टरिंग होल्ड अ गुड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं? मोटार के कोट के साथ में हम प्लास्टरिंग करते हैं, प्लस प्लास्टर क्या करता है, एक इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस को भी मतलब गुड होल्ड करता है, मतलब अच्छी तरीके से दर्शाता है या अच्छी तरीके से स्मूथिंग दिखाता है। वेयर द टर्म रेंडरिंग इज यूज फॉर प्लास्टरिंग द एक्सटर्नल सरफेस ओनली। मतलब दो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टरिंग मतलब हम इंटरनल सरफेस में भी यूज़ करेंगे और एक्सटर्नल सरफेस में भी यूज़ करेंगे। प्लास्टर हुआ है मतलब दोनों दीवारों पे हुआ है, बाहर भी और अंदर भी। और अगर रेंडरिंग हम कर रहे हैं, रेंडरिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस हमको दिखता है। एक्सटर्नल सरफेस बोले तो क्या, कि सिर्फ हमारी बिल्डिंग का बाहरी आवरण को स्मूथ बनाना, एक्सटर्नल सरफेस को ही सुंदर दिखाना है, स्मूथ बनाना। ठीक है, पॉइंटिंग इज द टर्म्स यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ मोटार जॉइंट so as to make them watertight. This chapter take the detailed look at the process of plastering and pointing. ठीक है, पॉइंटिंग क्या हो रही है कि हमारा कोई भी जॉइंट आया, कॉर्नर आया, ठीक है, उन जॉइंट के बीच में अगर हम कुछ चीज़ करेंगे, जैसे ये तिकोना हमने बनाया, तो बेसिकली ये भी प्रॉपर होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को हम पॉइंटिंग बोलते हैं। अगर इसमें मतलब जैसे ये वाली वॉल आपको दिख रही है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल के बीच में भी एक जॉइंट आया, तो इसमें प्रॉपर तरीके से पॉइंटिंग या फिर हमको ऐसी सीधी लाइन बनाने के लिए भी हमको क्या पॉइंटिंग करना पड़ेगी, मतलब उसको और एक्स्ट्रा फिनिश करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाटर नहीं हो और ये कैसा बने, वाटर टाइट बने। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट, हमको पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में। एक्सप्लेन प्लास्टरिंग, रेंडरिंग एंड पॉइंटिंग। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि प्लास्टरिंग किसको बोलते हैं, रेंडरिंग किसको बोलते हैं, और हमारी पॉइंटिंग किसको बोलते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, प्लास्टरिंग हमने क्या बोला कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बिल्डिंग के पार्ट पे हम करते हैं। रेंडरिंग को सिर्फ हम कहाँ करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट पे करते हैं, और पॉइंटिंग को हम कॉर्नर्स पे करते हैं। देखते हैं आगे हमको पर्पस ऑफ प्लास्टरिंग। पर्पस क्या है हमारे प्लास्टरिंग के, मतलब क्या महत्व है या इसको क्यों किया गया है, अपनाया गया। टू गिव अ स्मूथ सरफेस, क्या हमको स्मूथ सरफेस देने में या स्मूथ सरफेस इसकी होने में काम आता है। ठीक है, डेकोरेटिव इफेक्ट, डेकोरेट करना है, सुंदर दिखाना है, प्रॉपर उसका व्यू होना चाहिए, तो इसलिए भी हम प्लास्टरिंग करते हैं। टू रेक्टिफाई एनी डिफेक्ट वर्कमैनशिप एंड टू कंसील इंटीरियर मटेरियल इफ़ एनी। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेरी ये वॉल बन करके कंप्लीट हो गई, ठीक है, मैं मशीनरीज ला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मगर इस वॉल में क्या थोड़ा सा जैसे पलंग वलंग खिसकाने में थोड़ी सी ईंट टूट गई। ठीक है, वॉल की तिरछी में ईंट टूटी, या फिर ईंट का फ्रिक्शन बेकार हो गया, वो और खरदड़ी हो गई और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रफनेस है, या फिर
वो लाने ले जाने में सामान से क्या हो गया, उसमें थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो उन चीज़ों को भी हम कवर अप करने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट वॉल फ्रॉम रोडेंट एंड नॉक्सिशियस इंसेक्ट्स। मतलब ब्रिक अगर हम प्लास्टर नहीं करें ब्रिक पे तो क्या होगा? मैडम प्लास्टरिंग नहीं करेंगे तो अपनी एक तो सरफेस गंदी दिखेगी, हाँ। और एक ब्रिक्स प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। अगर हम कुछ काम करेंगे हम्म। तो ब्रिक्स जल्दी हार्म हो जाएगी, पानी भी बिल्डिंग के अंदर आ सकता है, हाँ, वाटर प्रूफ नहीं रहेगी वो। पहली चीज़ तो दिखने में खरदरी रहेगी। दूसरी चीज़ दिखने बराबर, मतलब एस्थेटिक व्यू या आर्किटेक्चरल व्यू उसमें नहीं रहेगा। तीसरा ये कि वो एटमॉस्फेयर से क्या करती है, बहुत सारी खूब सारी नमी सोखती है। ठीक है, तो इन कारणों से हम क्या नहीं करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं। देखो अगर ब्रिक हमारी पोरस है तो वो एटमॉस्फेयर से क्या करेगी, हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी। और जैसे ही पानी के कांटेक्ट में हमारी दीवारें आती है तो क्या, अगर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्यूबल है वो, तो क्या होगी, पानी के साथ मिल कर के पैचेस छोड़ देगी। ठीक है, धब्बे छोड़ देगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ब्रिक पानी एब्जॉर्ब करती है तो उसमें क्या, कीड़े पनपने की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हमारी दीवारों में कैसे इंसेक्ट्स या तो कीट पतंगे, दीमक, ऐसी चीज़ क्या हो जाती है, इम्बोज हो जाती है अगर हम प्रॉपर तरीके से सेको, मतलब ब्रिक उसको प्लास्टर नहीं करो, उसको जो भी है उसका ट्रीटमेंट नहीं करो, तो क्या होती है, हमारे इंसेक्ट्स वगैरह लग सकते हैं। आई तो नहीं बात समझ में? अब अगला पॉइंट ये बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द रेन वाटर एंड अदर मैम एटमोस्फेरिक आवाज एक्शन। नहीं आ रही है। मैडम आपका माइक बंद है। हाँ, अभी आया। हाँ। मैं बोल दी इतनी देर तो। क्या बोल रहे हैं, टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द रेन वाटर एंड अदर एटमोस्फेरिक एक्शन। क्या करते हैं, अगर हमारी ईंट में पोरस नेचर की हुई, अगर छेदों वाली हुई और हमने क्या करा, प्लास्टरिंग नहीं करी है, तो क्या होगी, वो नमी सोख लेगी एटमॉस्फेयर से, बाहर के बारिश के पानी से नमी उसने सोखी। और अगर नमी सोखी है तो क्या, एक तो पहली चीज़ हमारे वाइट पेचेस लग जाएंगे, ब्रिक में फ्लोरेसेंस प्रॉब्लम होगी, अगर घुलित अवस्था में हमारे लवण मौजूद है, उसमें सॉल्ट्स मौजूद है तो। उसके अलावा कीड़े पनपने लगेंगे। ठीक है, कीड़े पनप गए, दीमक पनप गई, तो क्या होता है, इस इन कारणों से अगर हम प्लास्टरिंग कराते हैं तो वो किससे बची रहती है, एक तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से, रेन वाटर से, बारिश के पानी से, हमारे घर के पानी से बची हुई रहती है। प्लस डिफेक्ट इफेक्टिव दिखती है, डेकोरेटिव दिखती है, प्लीजेंट दिखती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, मटेरियल यूज फॉर ये मैप तो प्लास्टरिंग। नहीं काटता। क्या? मटेरियल यूज फॉर प्लास्टरिंग। Material to be used as plaster included mud, lime, cement and lime cement. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हम प्लास्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या यूज़ होता था, मड। ठीक है, भूसे में मिट्टी मिला करके, जो भी खली मिला करके हम उसको दीवार पे लेपन करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो करने से क्या होती थी, हमारी ब्रिक अपने घरों की सरफेस स्मूथ होती थी। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसको प्रोटेक्शन भी मिलता ही था।
ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं, टू गिव अ डेकोरेटिव इफेक्ट, अच्छा बढ़िया दिखने में पूरा उसका आवरण प्रॉपर होना चाहिए, तो ये इफेक्ट हमारे उसमें होता है, हेल्पफुल रहता है। टू रेक्टिफाई एनी डिफेक्टिव वर्कमैनशिप एंड टू मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्लास्टर में वो किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, पहली तो बात थी हमारी मड यूज़ करा था हमने पहले के टाइम में, स्टोन के ऊपर या हमारी वॉलों के ऊपर हम भूसा और मड के यूज़ के साथ में हम प्लास्टर करते थे। थोड़ा और अपडेटेड टाइम आया तो हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लाइम। ठीक है, सैंड के साथ में अगर लाइम यूज़ करते हैं तो वो हम कर सकते हैं और प्लास्टर कर सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद आया हमारी सीमेंट। ठीक है, सीमेंट हमारा वाइडली यूज़ होता है आज की तारीख में। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा मजबूत होता है। ठीक है, मगर ये अनइकोनॉमिकली रहता है, ये दो चीज़ की तुलना में हमारा इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम, अगर ऐसी जगह हमको प्लास्टर करना है जहाँ पे उपयोगिता उसकी कम है, प्लास्टर की यूज़ कम है, या हमारा प्लास्टर थोड़ा सा नरम गरम भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, तो उस स्थिति में हम सीमेंट को लाइम के साथ मिलाते हैं तो हमारी थोड़ी पैसे की बचत हो जाती है, इकोनॉमिकल पड़ जाता है। तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लाइम सीमेंट का मोटार बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं। These material should be fulfill the following requirements। इन जो भी मटेरियल को हम सिलेक्ट करते हैं उनमें कम से कम ये सारी चीज़ें या ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, दे शुड एडियर टू द सरफेस। एडियर मतलब पकड़ के रखना चाहिए, एडेसिव प्रॉपर्टी का होना चाहिए, चिपके रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी चिपक जाना चाहिए, मतलब स्टिकी टाइप होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं, दे शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल। वे कैसे होने चाहिए, हमारे हार्ड होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए। देखो उतने ही टाइम नहीं होगा, प्लास्टरिंग करोगे, क्यूरिंग करोगे, तरी वरी करोगे, उसके बाद में क्या होता है, वो स्ट्रेंथ गेन करने लगता है। ठीक है, तो कब वो अपनी प्रॉपर हार्ड होगा और ड्यूरेबल होगा, ये डिपेंड करता है आपने मटेरियल, कौन सा मटेरियल मिला करके मोटार बनाया और उससे आपने प्लास्टरिंग करी है। मड की अलग बात होती है, लाइम की अलग बात होती है, हमारी सीमेंट का अलग टाइम होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि कैसा जो भी टाइम हो, जो भी कंडीशन हो, हार्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, मड वाले प्लास्टर टिकाऊ नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं हुआ करते थे, ये नरम और सॉफ्ट हुआ करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम, they should effectively resist penetration of moisture from the surface। अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं तो हम उस बात की श्योरिटी रखेंगे कि हमारा जो भी प्लास्टर है वो कम से कम पानी सोखे, और सोखे ही ना, रेजिस्ट करे, विरोध करे पानी सोखने का। दे शुड इफेक्टिवली पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब पानी को अपने अंदर एंटर नहीं होने दे, घुसने नहीं दे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पानी अगर घुसा तो क्या होगा, वो सॉफ्ट नेचर का हो जाएगा हमारा प्लास्टर और उखड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट शुड बी पॉसिबल टू अप्लाई देम ड्यूरिंग ऑल द वेदरिंग कंडीशन। क्या बोल रहे हैं, कैसा भी मौसम हो, ठंडी हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, गर्मी हो, सारी स्थितियों में हमारा जो भी प्लास्टर है जो हम बना रहे हैं, हमारा मोटार, वो किस प्रकार का होना चाहिए, इजी, या फिर हमारा कोई भी वेदरिंग कंडीशन में प्रॉपर तरीके से फिक्स होने वाला होना चाहिए।